बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पिछले 24 घंटे के दौरान बहुत खबरें चली कि इमरान खान अपनी पार्टी के चेयरमैन रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत कन्फ्यूजन है, अफरा तफरी है, बहुत से दावे किए जा रहे हैं। आपकी भी पीटीआई में दो लोगों से बात हुई है, एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या? देखिए, पहले तो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। हम्म। उसके बाद जो खबरें चल रही हैं, जो दावे चल रहे हैं, जो अफरा तफरी है, उसकी वजह और ये बात बुनियादी तौर पर आप समझ लें कि 9 मई के बाद पीटीआई के हवाले से एक खास किस्म की इन्वायरमेंट है। तो अभी जो इस वक्त चल रहा है पीटीआई के ऊपर, ये सबसे कारी वार है। आप कहेंगे कि नहीं, ये कैसे कारी वार है? हम्म। पीटीआई के ऊपर इतने मुकदमे बने, लोग उठाए गए, पार्टियां छुड़वाई गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, परवेज खटक का धड़ा बना, करीबी साथी छोड़ गए। तो हम्म। ये कारीवार कैसे? पहले कंफ्यूजन जो है उसको दूर कर लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें जो लोगों से बात हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो लगभग इस सारे प्रोसेस से 12 घंटे पहले वो लीक हो गया था। अच्छा। और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। उस स्क्रिप्ट को हमने पार्टली डिस्कस भी किया था, लेकिन अब जरा थोड़ा सा खोल के डिस्कस कर लेंगे। सही। देखें, कन्फ्यूजन जो है उसको दूर कर लें। कन्फ्यूजन ये है बहुत सारे लोगों में कि धांधली होगी, इतनी ज़बरदस्त धांधली होगी और इतनी आसानी से होगी कि जिसको चाहे जितवा दें। ये काम कहना जो है ना वो आसान है पेपर पे, इसको एग्जीक्यूट करना और इस तरीके से करना कि लगे ना कि ये सब कुछ हुआ है, ये नहायत मुश्किल काम है। सही। देखें, आई हैव नो डाउट अबाउट इट कि अगर इमरान खान को 10 अप्रैल 2022, जिस रात पहले दिन लोग बाहर निकले थे, उनको अनसेरेमोनियली निकाले जाने पर, और वो वीडियोस आई थी तराने की, कराची से, लिबर्टी और वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जगहों से, उस दिन के बाद आज तक कोई एक दिन भी ऐसा आया होता जिस दिन इमरान खान के मुखालिफिन को ये लगता कि हाँ, अब हम उस पोजीशन में हैं जहां हम इमरान खान को बैलेट बॉक्स पे शिकस्त दे सकते हैं, तो इलेक्शन हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में डालने के बाद, उनकी नाअहली तोशाखाना केस में होने के बाद, सजा होने पे सजा मुअत्तल होने के बाद, साइफर का मुकदमा, अलकादे ट्रस्ट वगैरह वगैरह, इसके बाद भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को आउट किया जा सकता तो हो जाता। अगर इमरान खान को बैलेट बॉक्स पे हराया जा सकता तो मुफ्ती सईद अपनी दरख्वास्त वापस ना लेते, खावर मानिका का इंटरव्यू ना आता, खावर मानिका की नई दरख्वास्त ना आती। सही। अगर इमरान खान को बैलेट बॉक्स पे हराया जा सकता तो हाजरा खान की 2014 की किताब को नए रैपर में पेश ना किया जाता और ना ही जावेद चौधरी साहब उनका इंटरव्यू करते, ना ही मुस्लिम लीग नून उसको अपनी कैंपेन बनाकर बड़े दिलजमी से उसको रन करती हुई नजर आती। तो ये कन्फ्यूजन जो है ना ये खत्म होनी चाहिए कि अभी भी तहरीक इंसाफ इज द मोस्ट पोटेंट थ्रेट हम्म। फॉर द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, यानी सियासी वजूद के लिए। जो हमारी रिवायती सियासी जमातें हैं इस वक्त जो अपोजिशन में, जो उस वक्त अपोजिशन में थी और आज एक तरीके से इक्तदार में ही, क्योंकि पीडीएम की एक्सटेंशन नजर आता है ये जो मौजूदा सेटअप है, तो वो सारी सिचुएशन के लिए कुछ चीजें होना थी और वो होना शुरू हो गई। अब ये बात कि 9 मई के बाद, देखिए, बहुत सारे एफर्ट्स हुए, जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस किस्म का क्रैकडाउन हुआ किसी सियासी जमात पर आज तक इस स्केल के ऊपर हुई हैं, इंडिविजुअल एग्जांपल्स हुई हैं, लोगों को कैद में भी रखा गया है, झूठे मुकदमे भी बने हैं, उठाए भी गए हैं, सियासी वर्करों पर तशद्दुद भी हुआ है, हर किस्म का काम हुआ है, सही गलत अलहदा अलहदा किस्म की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन जिस स्केल के ऊपर अब हो रहा है पहले नहीं हुआ, जाहिर है। 9 मई के बाद जो सिचुएशन जिसमें पीटीआई को बड़ी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो सारी थी जिसमें उनके खिलाफ हो रहा था। एक बंदा, उसको जाना, पार्टी छोड़ देना, गिरफ्तार होना, उसके बाद किसी इंटरव्यू में सामने आना, किसी के घर से बरामद होना, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लेना, वो अलहदा चीज है। अभी जो वार हुआ है वो पार्टी के अंदर से सही। एक ऐसी कंफ्यूजन, एक ऐसा क्योस क्रिएट किया गया है, एक ऐसी अफरा तफरी क्रिएट की गई है विद इन द पार्टी, और जो हमला अपने अंदर से हो वो सबसे खतरनाक हमला खतरनाक। होता है। बिल्कुल। और फैसल बावडा साहब ने इसका स्क्रिप्ट लीक कर दिया था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, हम इस वक्त फैजाबाद रावलपिंडी के करीब बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर, यहां पर अगर आप अभी गूगल मैप खोलेंगे और उसमें लिखेंगे अडियाला जेल,
अडयाला जेल का फासला इस मकाम से जहां बैठे हैं 22 किलोमीटर है। तो यूं समझिए कि जो रावलपिंडी जहां पर उसकी हदूद खत्म होती हैं उसको तकरीबन 13 किलोमीटर के बाद अडयाला जेल आती है। ये चीज अपने जहन में रखिएगा जब मैं आपको कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। 13 किलोमीटर तकरीबन सदर के बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे निकल जाएं जहां पर आबादी तकरीबन खत्म होने लगती है, वहां से 13 किलोमीटर दूर है अडयाला जेल। अब तो सारी तकरीबन आबादी बन नहीं, गई। आबादी तो बन गई है, लेकिन जी। जिसको आप डाउनटाउन, मेन सही। स्ट्रीम, रावलपिंडी, हार्ट ऑफ सिटी, मरी रोड इस ये कहते हैं, तो यहाँ से तकरीबन 22 जी किलोमीटर बिल्कुल फैजाबाद की मैं बात बिल्कुल कर रहा बिल्कुल। हूँ। फैसल वावड़ा की हमने बात की थी। फैसल वावड़ा जो है वो क्लासरा साहब के शो में आए और वहां पर उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा कि 3-4 दिन में आपको लोग सड़कों पर नजर आएंगे। उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली? उन्होंने मैं सिर्फ उस पर आ जाता हूँ कि जो इलेक्शन है ना, उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात की है तो उसमें 4 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा बहनों का बन गया है, एक बेगम साहब का बन गया है और एक वो जो मरवत साहब हैं वो केपीके की तरफ देख रहे हैं, एक जरदारी साहब का धड़ा बन गया है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि 4 या 5 दिनों में आप देखेंगे, अगले 72 से 96 घंटों में देखेंगे, जहां आपको डिवीजन ऑफ पावर मिलेगी। एक तरफ बहन खड़ी होगी, एक तरफ कोई सपोर्टर खड़े होंगे, एक तरफ बेगम साहिबा खड़ी होंगी और उनके सपोर्टर खड़े होंगे। और ये जो बची कुची पीटीआई है और खान साहब, उन्होंने कहा मुझे यकीन है सोच रहे होंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए क्योंकि जो पार्टी रह गई है उसके भी टुकड़े हो जाएंगे, ये उन्होंने बात की थी। अब आप हैरान हो इस बात पर कि पहले दिन एक दिन ये होता है कि बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव किया जाता है 13 किलोमीटर दूर। उन लोगों की वजाकता, उन लोगों के खुलिए, उन लोगों की शनाख्त, 13 किलोमीटर उनका दूर पहुंचना, उन्होंने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दे डू नॉट रिप्रेजेंट पीटीआई। और जिसने भी भेजे, जहां से भी आए, चाहे कुछ की तो आइडेंटिटी भी सामने आ गई ना, तो वो नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, हाँ दे आर नॉट नोन पीपल। बिल्कुल ऐसे ही। और वो कौन है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बहस से हट के वो आते हैं। और अगले दिन क्या होता है कि अलीमा बाजी के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा होता है। आप उसको मुजाहरा कह रहे हैं? हाँ हाँ, मुजाहरा कह रहा हूँ, चाहे 1.5 दर्जन लोगों का हो। 1.5 दर्जन कर लें बेहतर है। हाँ, दर्जन कर लें। हाँ। अच्छा, फिर प्लेकार्ड्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है और जो लगता है कि बंदे ने रेडी की। नहीं, वो ये तय है, लेकिन ये भी तय है कि वो इंडियन मूवीज देखता है। हाँ, एक नारा ऐसा है उसमें जो कि पाकिस्तान की सियासत में वजूद नहीं रखता, हाँ, वो नारा भी है उसमें। हाँ सही पहुंचे हैं आप। बड़ा बड़ा दिलचस्प नारा है। हाँ। अच्छा, नारे हैं, हलीमा बाजी का पार्टी पर कब्जा नामंजूर नामंजूर, बुशरा बीबी जिंदाबाद, हलीमा बाजी हाय हाय, हलीमा बाजी का पार्टी पर कब्जा नामंजूर। अच्छा, फिर वो रिपीट हो रहे हैं कुछ, और वो सिलाई मशीनों की सिलाई नामंजूर नामंजूर, कुछ इस किस्म के हैं। फिर एक उसमें जो है वो नारा लिखा हुआ दर्ज है, पीटीआई चेयरमैन कैसा हो, बुशरा बीबी जैसा हो। अब जिन्होंने इंडियन मूवीज देखी है ना, उनको पता है ये नारा वहां पर लगता है, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो, वगैरह वगैरह, बिल्कुल वहीं पे इस किस्म के नारे। तो ये तो हमारे यहाँ तो नारों का जो लिंगो एंड डिक्शन है ना, वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहरहाल फैसल वावड़ा साहब ने पेशीन गोई की, वो पूरी हो गई और फिर आपको एक क्योटिक सिचुएशन नजर आई पीटीआई में। और वो जो क्योटिक सिचुएशन, उसकी वजह है, उसकी वजूहत है। देखिए, ये जो पावर है ना, ये इसके डायनामिक्स बड़े अजीब होते हैं और जो जेलसी का फैक्टर है वो बहरहाल एग्जिस्ट करता है। हर बंदा जो इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ा है, आधे दिल के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी पावर के साथ, आधी ताकत के साथ, वो जाहिर है कि ये समझता है कि मैं बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ और इसका मुझे सलाह मिलना चाहिए। और अगर कोई और शख्स वो एक एकदम अचानक से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, लीड करने लगता है, और खासतौर पर एक ऐसा शख्स जो कि पहले आपको मेन स्ट्रीम कैडर्स में नजर नहीं आता था, तो उसके लिए जाहिर है कि एक जेलसी का फैक्टर। और मैं शेर अफजल मरवत की बात कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत जो है वो जाहिर है कि अब ए क्लास लीडरशिप के लेवल के जो तकाजे हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते। पॉलिटिशियन नहीं है, यानी कि वो पॉलिटिशियन नहीं है। लॉयर दूसरा, है। जो उनकी लैंग्वेज, जबान या जो तरीक़ाकार है, वो जाहिर है कि वो स्टेट्समैनली नहीं है।
वो वजीरों का नहीं होता। अगर नून लीग के बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो इस आबिद शेर अली की गुफ्तगू सुन लें, आप ख्वाजा आसिफ ने सारी आसिफ अंदर की, उससे की, आप ख्वाजा साद रफीक का ने सीख तरीका ली देख है, लें, मरियम ने सीख लिया, मरियम उनके तो सारे मैं नाम गिनवा वो सकता सारे करते हैं। लेकिन देखे ना, जहां जब आप रिप्लेस करेंगे, जब आप कंपैरिजन करेंगे, पीटीआई में पहले आपको असद उमर की गुफ्तगू याद होगी, आपको शाह महमूद कुरैशी की होगी, शफकत बहुत सारे महमूद इवन यार। सुलझे हुए समझे हुए हम्म, बात करने का कम हम्म, अज कम तरीका, तो वो उसको मीट करना जो सीनियर नायब सदर। लेकिन मैं आपको एक बात ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ कि शेर अफजल मरवत जो है, उन जो जो हमारे सामने फैक्ट्स मौजूद हैं उनको सामने रख के एनालाइज करें तो ही इज वेरी क्लोज, बहुत करीब हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के। देखें, ये वो शख्स हैं, जब पीटीआई जब इन्होंने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ सबसे पहले ट्वीट्स की, पार्टी उसको ओन नहीं करती रही, और उसके बावजूद कुछ वक्त के बाद आपने देखा, हम अपनी वीडियोस में कर रहे थे कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं, इसी तरीके से यही सोच पाई जाती है और यही हो रहा है। बहुत सारे पीटीआई के लोग उसको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे थे, सदर आरिफ अलवी वाले मामले को। इवेंचुअली क्या हुआ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो गुफ्तगू उनकी बहन के जरिए और फिर दीगर पार्टी के लोगों के जरिए हमारे तक पहुंची, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने गुफ्तगू की, तो वो वही बात थी जो उससे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले शेर अफजल मरवत अपनी ट्वीट्स में फरमा चुके। सही। और फिर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत के दरमियान। शेर अफजल मरवत को वो कहते हैं ये एजेंट है, ये काम कर रहा है इदारों के लिए, वो कहते हैं कि शुएब शाहीन कर रहा है। ये सारे एक ग्रोहबंदी जो है वो आपको नजर आई। लेकिन इन तमाम इल्जामात के बावजूद शेर अफजल मरवत जो है उनको सीनियर नायब सदर बना दिया जाता है। वो तो ये इमरान खान के कहने भी बनाया गया होगा ना। और फिर वो जलसों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, और फिर आपने देखा वो कन्वेंशंस कैसे जलसों में तब्दील होते हैं और उनमें कितनी बड़ी तादाद सामने आती है। तो ये जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है ना कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं होंगे, इसके अब बिट्स एंड पीसेज आए हैं, और कुछ चीजें जाहिर है कि मैंने ऑन द रिकॉर्ड तो बात नहीं की थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी। और क्योंकि वो एक सिंगल सोर्स अदर देन, यानी कि नॉट फ्रॉम शेर अफजल मरवत ग्रुप, जो दूसरी साइड का ग्रुप है, वहां पर 2 लोगों से बात हुई है, तो वो लेकिन लगभग बात जो है वो आपको नजर आती है जो बैरिस्टर अली जफर ने गुफ्तगू की है कि इस मुलाकात में जो हुई मंगल के रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे क्या गुफ्तगू हुई, बिट्स एंड पीसेस हमारे पास मौजूद हैं। उसकी ट्राजेक्टरी बड़ी दिलचस्प है कि आपको एक 47 सेकंड का, 47 सेकंड का एक क्लिप सुनवाया था शेर अफजल मरवत के खैबर पख्तूनख्वा के एक वर्कर कन्वेंशन में खिताब का, जिसमें जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, शोहदा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पीटीआई के इसमें कोई ऐसा नारा ना लगे। फिर इंटरेस्टिंगली उन्होंने स्टेटमेंट दिया मंगल की सुबह के फौज के ऊपर तनकीद करने वालों से अलहदगी, ला ताल्लुकी करें, और ये उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पे बात की। आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ कि खास तौर पर कुछ सहाफ़ी जो इमरान खान या पीटीआई के फौज के खिलाफ जाने वाले बयानात के ऊपर सीखता नजर आते थे, जो ये कहते थे कि ये तो रियासत पर हमला है, ये यानी कि इस मुल्क की बुनियादें और चूल्हे हिला देने वाला काम कर रहे हैं, वो इस बयान पे भी नाला नजर आए कि ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब उनके खिलाफ बात करने वालों से लाताल्लुकी करें। यानी कि उनका मकसद ये नहीं है कि पैचअप हो जाए या इस किस्म का कोई इस्तेहकाम की तरफ मामला जाए। वो ये चाहते हैं, नून लीग भी बेसिकली के पीटीआई की और नून लीग की, पीटीआई की और अगर एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई होगी, बेनिफिशियरी कौन है? जो कहता है कि हम फिर फितरी चॉइस, वी आर द नेचुरल चॉइस व्हिच इज मुस्लिम लीग नून। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एग्जैक्टली वो किस बुनियाद, किस पैराए में, किस तरीके से जो है वो हुई। और इस दौरान आपने देखा कि जब ये इन्होंने कहा कि इख्तलाफात की खबरें आएंगी और सब कुछ आएगा, टीवी स्क्रीन पे अचानक शुरू हो गया। पहले आया कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो है वो पीटीआई के केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात सामने आ गए, जियो टीवी ने इसको रिपोर्ट किया।
मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत का रहनुमा आतिफ खान के खिलाफ मुबैना ऑडियो मैसेज लीक। आतिफ खान ने कारकुनों को पैगाम भेजा कि कन्वेंशन का बाइकॉट किया जाए, ऑडियो मैसेज। अब ये कुछ इस किस्म की गुफ्तगू जो है ना वो चलने लगी। शेर अफजल मरवत ने फिर उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने कहा कि पार्टी की सफ़ों में कुछ इख्तलाफात के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए चेयरमैन पीटीआई ने दर्ज झेल वाज़ेह हिदायत दी हैं। सूबाई सदर पीटीआई केपी अली अमीन गंडापुर केपी में होने वाले तमाम कन्वेंशन को हातमी शक्ल देंगे, कन्वेंशन में रुकावट डालने वालों का फलां फलां फलां। और फिर उन्होंने कहा कि मैं उनकी इजाज़त से पंजाब में और अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो मकामी क़यादत है मैं वहाँ पर आऊँगा और मैं वहाँ पर कन्वेंशन करूँगा। और अली अमीन गंडापुर और ये खैबर पख्तूनख्वा में सारे मामले को चलाएंगे। हमाद अजहर ने उसके ऊपर वो उनको वेलकम का कोट ट्वीट भी किया। अब नाम आया है बैरिस्टर गौहर खान का। अब बैरिस्टर गौहर खान का अगर आप प्रोफाइल देखते हैं तो वो कोई इतने सीनियर बंदे नहीं हैं और उनकी पार्टी में कोई इतनी ज़्यादा पुरानी जान पहचान आपको नज़र नहीं आती कि लोग शायद उनको जानते होंगे, वो बहुत अरसे से कर रहे हों या सीनियर कैडर में उनका शुमार। लायर्स में भी इतने बड़े लायर नहीं है। लेकिन इस वक्त मामला क्या है कराम मुगल साहब, यहाँ पर इस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मामला सीनियरिटी का नहीं, मामला लॉयल्टी का है। लॉयल्टी और ट्रस्ट, ये दो चीजें हैं मेरा ख्याल है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर चेयरमैन तहरीक, काबिलियत नहीं उसमें मैटर करती कि कौन शख्स कितना काबिल है, ये मैटर करता है कि आपका उसका ट्रस्ट का कितना रिश्ता है, आप उस पर एतमाद करते हैं, वो आप पे एतमाद करते हैं। एक ये मामला है। दूसरा कि वो आपके साथ लॉयल है। आपको जिस शख्स पर इस वक्त तो ज़ाहिर है कि खान साहब वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, कि इमरान खान ने परवेज खटक का नाम उन लोगों में दिया था जो पार्टी को लीड करेंगे। मुराद सईद और परवेज खटक दो नाम आए थे और परवेज खटक का नाम उस कमेटी में डाला था जिसने उनके बिहाफ पर, पीटीआई के बिहाफ पर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर और उठाए भी वहीं से गए थे जब मुज़ाकरात के लिए गए। अरे तो अब देखे ना, जब इस किस्म का वाकया हो जाए आपकी पार्टी में और इस किस्म के तवातर के साथ वाकयात हो रहे हो तो फिर जाहिर है कि आप और सदर आरिफ अलवी जिनके बारे में खान साहब कहते थे कि वुड बी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग, मेरे साथ खड़ा होगा, तो आरिफ अलवी साहब ने जो किया वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो लॉयल्टी है वो सबसे ज्यादा और ट्रस्ट, ये दो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब सारे फैसले करने पे मजबूर हो गए। तो खुद वो जेल में बैठे हुए हैं ना, और अंदर ये धड़ाबाजी का जो है वो तासुर आ जाता है। नईम हैदर पंजोथा जो है खान साहब के वंस अगेन लॉयर हैं, उन्होंने इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। कानूनी तौर पर जिस हुक्म पर उनका रास्ता रोका जा सकता है वो तोशा खाना केस में सजा का हुक्म है। उस केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि हुक्म को मुअत्तल करने की दरख्वास्त के नाअहली जो है उसको भी मुअत्तल कर दिया जाए जब तक हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इस केस के सिलसिले में नहीं खटका, वो ऑप्शंस एग्जॉस्ट नहीं किए जाते, उस वक्त तक नाअहली ख़त्म की जाए। 30 नवंबर को उन्होंने कहा कि वो मामला समाअत के लिए मुकर्रर है, उस दिन तमाम जवाब मिल जाएंगे। ये नईम हैदर पंजोथा ने किया। उसके बाद आप अली जफर साहब की गुफ्तगू पर आने से पहले मैं जरा आपको बता दूं कि कंट्रोवर्सी और ये सारा मामला कैसे जनरेट हुआ, और ज्यादा अब चांसेस यही लगते हैं कि जो शेर अफजल मरवत ने आके बात की है वो उन बातों में से एक बात है जो खान साहब ने कही, और वो पूरा ऑप्शन ए ये है जो मेरे ख्याल में नईम हैदर पंजोथा गया है। सही। असल में मामला और कंफ्यूजन क्योस अफरा तफरी वहां से शुरू हुई क्योंकि शेर अफजल मरवत ने आके जो गुफ्तगू की और जो उनका क्लिप वायरल हुआ वो लास्ट ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन में भी इन्होंने पहले तो सिर्फ ये दिया और बाद में नाम की भी तस्दीक कर दी और बैरिस्टर गौहर खान का नाम इन्होंने दे दिया। इन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये थी, सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफा कानूनी गदरन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनके डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नजर आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है
कि जो ही अदालत की तरफ से ये फैसला खत्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है पीटीआई मैं आपको दोबारा पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज बड़ी दिलचस्प हुई कि ये जो पूरा अफरा तफरी वाला मामला और क्यास वाला मामला ये सब कुछ था, उसको कैसे यानी कि क्योंकि तमाम नजरें इमरान खान पर है ना कि वो क्या करते हैं अब इस सारी सिचुएशन में, इसको हैंडल कैसे करते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि पीटीआई की का जो मरकजी नुक्ता है वो इमरान खान, बिल्कुल पीटीआई इमरान है, इमरान है पीटीआई। हाँ, तो वो माइनस वाला सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इमरान खान जहां खड़े होंगे पीटीआई अल्टीमेटली अगेन उसके अराउंड है। जितने भी लोग हैं वो ज्यादा बड़ी तादाद में है, वो दरमियानी तादाद में है, वो कम तादाद में है, कलील तादाद में है, और अगर आखिरी बंदा रह जाता है वो इमरान खान खुद है और वही पीटीआई है। बिल्कुल, उससे बाहर निकल के वो अलीम खान ग्रुप बन सकता है, वो जहांगीर तरीन ग्रुप बन सकता है, वो कुरैशी ग्रुप बन सकता है, वो खटक ग्रुप बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो पीटीआई नहीं बन सकता। तो ये तो एक बात जो है वो आप अपने जहन में कायम रखें। अब इसमें ये था कि इसमें लड़ाई जो है वो बढ़ेगी पार्टी की चेयरमैनी लेने की, और दो ग्रुप जो वावड़ा साहब ने कहा कि पिच होंगे, एक होगा अलीमा खान का ग्रुप और एक होगा बुशरा बीबी का ग्रुप। वो पहले ही दिन वो जो बाउंसर था उसको बड़ा बेहतरीन तरीके से वो खेल गए खान से। वो कैसे खेल गए? उन्होंने कहा कि मेरे घर में से कोई होगा ही नहीं। बिल्कुल सही। मैंने किसी बुशरा बीबी के बारे में वैसे हाँ, भी तो एक ही मौक़िफ़ है ना उनका, वो गैर सियासी। अच्छा, वो तो उन्होंने तय कर दिया ना पहले ही। वो जो बाउंसर पहला था कि इससे जो हदफ हासिल हो सकता था, उन्होंने कहा कि जनाब मैं नॉमिनेट कर रहे हैं वो बैरिस्टर गौहर खान को, और जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट कर दिया तो अल्टीमेटली ही विल गेट इलेक्टेड। अब वो जो कानूनी मामला था बल्ले के निशान वाला, वो अपेरेंटली देयर इज नो रीजन कि इमरान खान अगर वो हो जाते हैं, बैरिस्टर गौहर खान होते हैं विद हिज क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, कोई केसेस या वो तो नहीं है ना उनके ऊपर, तो कोई ऐसा मामला नहीं है, वो चला जाता है। तो अब यूं समझेंगे बैरिस्टर गौहर खान जिसको टिकट जारी करेगा, मुमकिन तौर पर ये हफ्ते इतवार को इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर गौहर खान साहब जिसको टिकट जारी करेंगे उनके साइन से, तो वो पीटीआई का बल्ले के निशान के ऊपर उम्मीदवार के तौर पर जुमे को पीटीआई के है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस? नहीं, जुमे को नहीं है। अच्छा, हाँ, आगे चले गए उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर वो आ गई है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब अच्छा, फिर शेर अफजल मरवत ने, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी तो मैं उनके बयान नहीं चलाऊंगा। उन्होंने जो इसके ऊपर बहुत गुस्से में आके कुछ बयानात दिए, कुछ वो दिए, कुछ लोगों तक पहुंच चुके होंगे। बैरिस्टर अली जफर ने जो बात की, और लगभग यही बात है जिसकी तस्दीक जो है कम से कम दो लोगों ने मुझे की है कि बैरिस्टर गौहर खान जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि आप हमारा नाम नहीं बता सकते लेकिन वो तकरीबन फाइनल है। ऐसा ही होगा अल्टीमेटली, अगर ये 30 नवंबर वाला मामला नहीं होता और अगर ये स्टेप्स नहीं होते। और वो स्टेप्स क्या है, वो स्टेप्स मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये स्टेप्स जो हैं, आज मेरी बैरिस्टर अली जफर जो सेनेटर हैं, सेनेटर अली जफर साहब बड़े माहिर वकील भी हैं, वो उन्होंने बात की, मैं आपको सुनवा देता हूँ। उसको थोड़ा सा मैं स्पीड तेज कर दूंगा क्योंकि तवील क्लिप है। आज मेरी मुलाकात हुई है, मेरे से इमरान खान साहब ने पूछा था कि आप सबसे मुशावरत करके मुझे मिलें, तो उनके साथ बैठ के 2-3 फैसले हुए। पहली फैसला तो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने पूछा कि जो ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि आप इलेक्शंस कराएं, उसकी क्या कानूनी हैसियत है। तो मैंने इमरान खान साहब को बताया कि मेरी नज़र में वो गैर कानूनी फैसला है और हमें अपील करनी चाहिए। तो फैसला ये हो गया कि उसकी अपील हमने करनी है। उन्होंने मुशावरत की कि क्या मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमें करने चाहिए अपील करने के बावजूद। तो मैंने कहा मेरी अभी भी ये राय है कि हमें इंटर पार्टी इलेक्शन करा देने चाहिए, क्योंकि मुझे ये तासुर मिलता है और यही तासुर हमारी पार्टी की लीडरशिप को भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही है कि हमें पीटीआई को इलेक्शन में बल्ले का जो सिंबल है वो ना दिया जाए। तो हमें अपील तो करना हमारा हक है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना इलेक्शन भी कर लें इंट्रा पार्टी। तो ये भी फैसला उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आपका दुरुस्त फैसला है, मैं ये एग्री करता हूँ कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करा दें। क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहिए उनको? और फिर हमने ये फैसला किया कि हाँ ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर हमने ये फैसला किया, फाइनली ये लीगल ओपिनियन आती है कि इस वक्त किसी किस्म का भी खदशा है कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर से उसमें किसी किस्म का एक कदगन लगा देती है या फिर ऑब्जेक्शन लगा देती है, तो उससे बेहतर है कि हम फिलहाल इलेक्शन कराएं जिसमें इमरान खान साहब जो है वो बेशक ना हो और हम किसी और को नॉमिनेट कर लें। तो ये भी डिस्कशन में आया और उसका भी हमने कानूनी फैसला करना है, फाइनल फैसला करना है आज। और फिर मैंने कल उसके ऊपर अनाउंस करना है एग्जैक्ट फैसला क्या है। जिस शख्स पे इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ इनको आप पार्टी का मेरी अगर मैं नहीं लड़ सका किसी वजह से, तो फिर आप उनको इलेक्शन में बेशक लड़वा लें। वो जो नाम 2-3-4 ज़ेरे बहस आए
उनमें से एक उन्होंने सिलेक्ट किया है। मैं आपके सामने इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि हमारा फैसला ये हुआ था कि एक बार हम पहले कानूनी मुशावरत कर लें। अगर इमरान खान साहब नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कल उनका नाम अनाउंस कर देंगे। आप कह रहे हैं कि जुमे या हफ्ते ही कोई इलेक्शन होंगे? अच्छा, अब ये है इतवार वाले दिन या हफ्ते वाले दिन ये मामला हो जाएगा और बैरिस्टर अली जफ़र उन नामों में शामिल हैं जो वहाँ पर खान साहब के सामने रखे गए थे। और अब ये बात तकरीबन क्लियर है, वाज़ेह है कि बैरिस्टर गौहर खान जो है वो उनको निगरान चेयरमैन समझ लें। तो जब तक ये मामला नहीं सुलझाए जाते बुरी तो बड़ा निगरान। इंटरेस्टिंग जो है वो टाइम हाँ। शुरू हो गया। एंड आई थिंक बाय संडे, इतवार वाले दिन तक ये मामला जो है इसकी फाइनल शेप सामने आ जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।